तो यार हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी बात की थी वो बहुत जनरल टर्म्स में की थी कि कहानी की तरह मैंने आपको बता दिया कब क्या हुआ। अभी उन्हीं सारी चीजों को हम लोग एक एक करके प्रामाणिकता के साथ देखेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था, है ना। तो एक चीज जो आती है वो होती है कि 1980 के दशक में अकुशल प्रबंधन था। अकुशल प्रबंधन था इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए, किसके लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए सरकार को किसकी जरूरत होती है, पैसे की। अपने खर्चे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो सरकार में नौकरी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे, इस तरह की चीजें होती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो समाज में प्रशासन, रोजमर्रा का जीवन है, पुलिस को आपको चाहिए ही चाहिए है, कभी भी कोई दंगा भड़क सकता है उसकी सुरक्षा के लिए। तो इन सारे कामों के लिए जो आपको एक प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी है सरकार की, उस जिम्मेदारी की वजह से सरकार के अपने खर्चे होते हैं। लेकिन साथ में सरकार की बहुत सारी नीतियां होती हैं। उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए, उनका क्रियान्वयन हो पाए, इसके लिए भी सरकार को क्या चाहिए होता है, पैसा। अब पैसा आता कहां से सरकार के पास, तो सरकार के पास उस समय तक जो पैसा आता था उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती थी, और आज भी वही है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स। क्या बोलते हैं, टैक्स, कर। अब टैक्स है आपके पास जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर। साथ में कुछ सरकारी कंपनियां थी। याद करिए 1990 तक तो सरकार ही ज्यादातर हर काम करने की कोशिश करती थी कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सब कुछ मैं ही कर लूं, है ना। तो सरकारी जो कंपनियां, उनको हम लोग बोलते हैं सरकारी उद्यम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब सरकारी उद्यम, उनसे भी थोड़ा पैसा आता था। जैसे मान लो रेलवे है आज, तो रेलवेज की टिकट आप बेच खरीदते हो तो किसको पैसा जाता है, सरकार को जाता है। लेकिन होता यह था कि ज्यादातर सरकारी उद्यम जो है वो घाटे में चलते थे, तो वहां पर भी सरकार को नुकसान हो रहा था। तो जो पैसा था वो मेनली इन दोनों जगह से आ रहा था, जो सरकार की आमदनी थी। अब ये पैसा आ गया, खर्चे क्या है मैंने बता दिया, प्रशासन के, और साथ में बहुत सारी नीतियां उनको चलाने के। और उन खर्चों में वो खर्चे हो रहे थे ज्यादा। ज्यादा क्यों हो जाते थे, क्योंकि यार समस्याएं बहुत सारी चल रही थी। समस्याएं क्या चल रही थी, देश में बेरोजगारी भी थी, जनसंख्या विस्फोट हो रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो जनसंख्या में जुड़ते चले जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, जन्म बहुत सारे लोगों का होता जा रहा है। और मेडिकल साइंस यानी कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी इंप्रूव हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, जो मृत्यु दर थी वो कम होती जा रही थी, और साथ में नए लोग जो जन्म लेते आ रहे थे वो बढ़ता चला जा रहा था। तो 70 और 80 के दशक में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या हुआ यार, समझ रहे हो ना, कि जो पैसा था वो कम पड़ने लगा। यानी कि क्या हो गया, एक चीज होती आय, एक होती व्यय। आय मतलब जो आपकी आमदनी है, और व्यय मतलब खर्चा। एक मूवी आई थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना, कभी टाइम मिला, कॉमेडी मूवी थी। तो अब खर्चा हो गया सरकार का ज्यादा और पैसे आ रहे हैं सरकार के पास कम, तो क्या करेंगे। इस तरह की स्थिति को हम लोग बोलते हैं वित्तीय घाटा। घाटा हो गया ना यार, पैसे कम आ रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय घाटा। और ये जो वित्तीय घाटा सरकार को होता ही है, हमेशा ही होता है। हमेशा होना खराब भी नहीं है, लेकिन सीमा भर में हो तो दिक्कत नहीं है। और जब घाटा होता है तो ये लोग पूरा करते हैं घाटा, कहां से, उधार मांगते हैं। क्या करते हैं, उधार मांगते हैं। अब उधार किससे मांगते हैं, उधार भी कई लोगों से मांगा जाता है। तो एक तो उधार होता है, जैसे हम सब लोग हैं, आप लोग हैं, आपके पेरेंट्स होंगे, हमारे, ये सारे लोग क्या करते हैं, सरकार, ज्यादातर जो आम आदमी है वो अपना पैसा बैंक में डाल देता है, ठीक। और बैंक के पास जो पैसा आ गया लोगों की बचत का, वो बैंक बाकी लोगों को लोन में बांटती है। मुझे अपना घर के लिए लोन चाहिए, मुझे कार के लिए लोन चाहिए, मुझे अपना पर्सनल लोन चाहिए, व्यक्तिगत लोन, मुझे अच्छी शिक्षा के लिए लोन चाहिए। तो इन सारे कामों में फिर कई किसान है जिनको लोन चाहिए, है ना, उनको उधार चाहिए। तो ये सब तो देती है, साथ में सरकार को भी बैंक पैसा देती है। किसको, सरकार को भी। यानी कि सरकार भी बैंक के पास जाती है पैसे मांगने के लिए। और बैंक को छोड़ करके मालूम है, साथ जो जनरल पब्लिक है ना, जन सामान्य, उससे भी सरकार पैसे उठाती है। तो उस कैसे उठाती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। आगे आप लोग फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे। तो सरकार बॉन्ड जारी करती है। क्या करती है, बॉन्ड जारी किया और पैसे उठा लिया। तो अपने ही देश के लोगों से पैसे उठाना और अपनी ही बैंक से पैसे उठाना, ये अपने ही देश के लोगों से उठाया गया है। कहां से उठाया गया है, अपने ही देश के लोगों से। तो यहां पर उतनी समस्या नहीं आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन दोनों के साथ साथ सरकार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी पैसे उठाती है। किससे, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से। और जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से पैसे उठाए और वो वापस नहीं कर पाए, ये स्थिति बन गई थी 1991 में। समझ रहे ना। तो तीन जगह से पैसा आ रहा था। उधार कहां से आ रहा था, एक तो बैंक जो है उनसे, दूसरा है जन सामान्य से, और तीसरा है राजा बाबू अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से। किससे, अंतरराष्ट्रीय। अभी जो लिखा हूं वो आपको इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। देखो कई लोग अंतरराष्ट्रीय में ऐसे कर देते हैं,
अंतरराष्ट्रीय हो जाता है, और यहाँ तक कि हमारे अखबार भी लिखते हैं, लेकिन ये गलत होता है। मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य जी थे, उन्होंने मुझे बचपन में बताया था, और वो सही भी है, क्योंकि अंतर का मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों के बीच में, बहुत सारे राष्ट्र तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। रा ऊपर चढ़ाएंगे नहीं, आधा रा नहीं होता है वो, है ना, तो वो अलग इश्यू हो गया। अब आगे हम लोग की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जो पैसा उठाया और वो वापस नहीं कर पाए, ये समस्या हो गई थी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डेट, जो मैंने पहले बताया था, विदेशी ऋण, ये हम चुका नहीं पा रहे थे, है ना। अब हुआ क्या था, यहां तक हम कैसे पहुंचे कि हम इनका कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि सरकार का व्यय ज्यादा क्यों हो रहा था, क्योंकि सरकार, एक तो सरकार की गलती थी, सरकार ने अपने कुप्रबंधन पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं 1980 के दशक में, और देश में बेरोजगारी भी थी यार, गरीबी भी बहुत थी, और गरीबी के साथ साथ बहुत सारे जनसंख्या विस्फोट भी हो रहा था। मैंने 3 कारण आपको गिनाए थे। अब इस परिस्थिति में सरकार जब ऐसी योजना बनाती है कि गरीबों को भी पैसा मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशल सेक्टर में काम हो रहा है। किसमें हो रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों का उत्थान हो। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है, देखिए आप सारे लोग जो आज पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी कक्षा में, हम लोग कौन सी कक्षा की, कक्षा 11 की बात कर रहे हैं ना, कक्षा 11 का हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। आपने पहले तो कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई की, कक्षा 1 से पहले भी आपने, हो सकता है कई लोगों ने कक्षा 1 से पहले भी 2 साल पढ़ाई की हो, तो आप लोग ऑलरेडी 12 साल पढ़ चुके हो। अभी आप लोग कक्षा 11 करोगे, फिर 12 करोगे, फिर 3 साल बीए करोगे या बीएससी करोगे, या कोई प्रोफेशनल डिग्री बीटेक कर सकते हो, है ना। तो आदमी जब 20-22 साल पढ़ लेता है, मुझे पढ़ते पढ़ते करीब समझ लिए 23-24 साल हो गया है, मैं पढ़ ही रहा हूं तब से, है ना। तो 23-24 साल का इन्वेस्टमेंट होता है। इतने लंबे समय तक आपको अपने ऊपर अपना समय देना होता है, अपनी शिक्षा में खर्चा भी होता है, वो भी करना पड़ता है। इतनी मेहनत जब आप कर पाते हो, तब आपकी मेहनत का परिणाम दिखना स्टार्ट होता है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक दिन पढ़ा और बैठ करके पढ़ाने लगा। वो पूरी अंडरस्टैंडिंग बनने में हम लोग कितना लंबा समय देते हैं। और सरकार के पास क्या होता है यार, सरकार के पास इन सारी योजनाओं में जब खर्च कर रही होती है, किसमें, गरीबी उन्मूलन करने में या फिर बेरोजगारी हटाने में, तो इन सारे का अच्छा परिणाम निकलता है, लेकिन तुरंत नहीं निकलता है। और उस समय तो तुरंत जरूरत है, पैसा आपको तुरंत देना पड़ेगा, परिणाम बहुत बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ेगा। तो 1980 के दशक में ये सारी चीजें भी करनी पड़ रही थी और उनका परिणाम निकल नहीं रहा था। और साथ में कई बार ऐसा हुआ कि जो उधार का पैसा लिया गया ना, वो अपने खर्चे पूरे करने में कर लिया गया। देखिए, उधार आप किसी से लो तो उधार 2 तरह के कामों के लिए लिया जा सकता है। एक तो आपने लिया कि मेरा आज बहुत अच्छा खाना खाने का मन है तो मैं उधार ले लूं। इस तरह का उधार बहुत ही गंदा उधार होता है, क्योंकि आपने खाना खा करके फूंक दिया, अब आपको दोबारा चुकाना तो पड़ेगा ही। दूसरा उधार होता है कि मुझे दुकान लगानी है अपनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दुकान के लिए उधार ले रहा हूं, मेरी दुकान चलने लगेगी तो मैं पैसे दे पाऊंगा। तो एक होता है उपभोग के लिए उधार, कि आप खा पी करके बैठ गए मस्त। दूसरा होता है उत्पादन के लिए। अगर आपने उत्पादन के लिए उधार लिया है तो आप उसका रिटर्न पे कर पाओगे। रिटर्न पे कर पाओगे मतलब वो उधार चुकाने के लिए काबिल बन पाओगे। और कई बार ऐसा हो जाएगा कि उधार के पैसे से आप जितना वापस दे रहे हो उससे ज्यादा आपकी आमदनी होने लग जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने किसी ऐसी चीज में लगाया है जहां से उत्पादन बढ़े, समझना, उत्पादन बढ़े, और वो नहीं हो रहा था। कई बार हम लोगों ने उधार लिया हमारे देश की सरकार ने अपने खर्चे के लिए। तो इन सारे कारणों की वजह से, कुप्रबंधन की वजह से हम लोग 1991 में पहुंच गए, जहां पर हमने बोला कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो 2 सप्ताह के लिए भी सामान लाने की पोजीशन में नहीं रह गया था। इतनी हालत खराब हो गई थी। हम लोग गए देशों के पास कि भैया पैसे दे दो, उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग कहाँ गए? हम लोग गए, मैंने बात की थी विश्व बैंक, जिसका उस टाइम पर, और पहले जो नाम था उसका ओरिजिनली, वो था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, है ना। तो मैंने बताया था अपने यहाँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें भी विश्व बैंक ने काफी फंडिंग कर रखी है। ऐसे ही दूसरी संस्था थी जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं व्यवस्थित क्रम में बता रहा हूं, इसलिए एक बार चीजें रिपीट हो रही है। उनके पास गए, हमने कहा कि आप पैसे दे दो। $7 बिलियन की जरूरत थी। उन्होंने कहा हम दे देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। मरता क्या ना करता, हमारे पास और कोई देने वाला पैसा था नहीं, हम लोगों का उधार चुकाना था। तो हमने उनकी बात मान भी ली। और बहुत सारे जो अर्थशास्त्री है ना यार, वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ और अच्छे तरह के सुधार हों। देश में आर्थिक सुधारों की जरूरत महसूस की जा रही थी। और इन सारे कारणों की वजह से हम लोगों ने उनकी शर्तें मांग ली। और उनकी शर्तें थी क्या? उनकी शर्तें, यही हमारे चैप्टर का नाम था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब उदारीकरण से क्या था मतलब था? उदारीकरण में उन्होंने बोला यार कि जो आप लोगों ने बोला हुआ है ना कि निजी लोग ये नहीं, एक तो तीनों चीजें आप समझ लीजिए। उदारीकरण का मतलब होता है लिबरल हो जाओ। लिबरल मतलब
आप लोगों को आजादी दो, किसी को कुछ बनाना है बनाने दो, किसी को कोई चीज ज्यादा बनानी है ज्यादा बनाने दो, आप उस पर बहुत रोक टोक मत लगाओ, अपने हिसाब से जीने दो, है ना। मतलब उदार हो जाओ कि ठीक है आप जो भी करोगे हम सहन कर लेंगे। पहले क्या होता था, लाइसेंस राज चलता था, आपको कुछ भी करना है यार लाइसेंस लो, ये करना है तो लाइसेंस, वो करना है तो लाइसेंस, ये नहीं बना सकते, वो नहीं कर सकते, ये इतना ही बना सकते। इस तरह का जो हम लोगों ने देखा था ना 1950 से 1990 तक का, जिस पीरियड में बांध करके रखा गया था हमारे देश के उद्यमियों को, जो भी बिजनेसमैन है उनको, वो बोला गया कि वो छोड़ो, तो उसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, उदार हो गए आप। दूसरा निजीकरण, निजीकरण में बोला गया कि आपने, हम लोगों ने देखा था ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम लोगों ने देखी थी, औद्योगिक क्षेत्र में जो भी हमारी योजनाएं थी 1956 में जो आई थी, कि 3 सेगमेंट डिवाइड कर दिए गए थे। पहली श्रेणी में कि सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक उद्यम है वही काम करेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही काम करेंगी। तो बोला गया कि भैया पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो कम क्षेत्रों में काम करें, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र निजी क्षेत्रों को दे दो, निजी कंपनी को काम करने दो। दूसरा, लघु उद्योग के लिए बहुत सारी चीजें रिजर्व करके रखी गई थी, आरक्षित की गई थी कि आप ये चीजें सिर्फ लघु उद्योग ही बनाएंगे, बोला उसको भी छोड़ो, निजीकरण करो, जो लोग ज्यादा अच्छे से ज्यादा अच्छी चीजें बना पा रहे हैं उनको बनाने दो, है ना। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो इसी का परिणाम ये हुआ है कि आपकी अर्थव्यवस्था खुली नहीं है, समझ रहे हैं। और खुलने वाली बात से आ जाता है वैश्वीकरण। मैंने आपको टाटा नैनो का एग्जांपल दिया था पिछले चैप्टर में। टाटा नैनो में क्या था, जब स्टार्टिंग में टाटा नैनो नेपाल में बिकने जाती थी तो 300% की उस पर थी कस्टम्स ड्यूटी। नेपाल के एंगल से देखेंगे, नेपाल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अगर इंडिया में 1.5 लाख रुपए की पड़ रही है तो वहां पर 6 लाख रुपए की पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इस पर 4.5 लाख रुपए आप कस्टम्स देते थे, किसको? नेपाल की सरकार को। अगर मैं नेपाली हूं और मुझे नेपाल में टाटा नैनो खरीदनी है, अब टाटा तो इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया से जब नेपाल में जा रही है तो नेपाल के अंदर एक कर लगा करता था, वो इतना ज्यादा था, तो सोचिए मैं नैनो क्यों खरीदूंगा। तो ऐसे ही भारत ने बाहर से आने वाले सामान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। एक तो सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं बोला सकता है, 2 चीजें होती है। एक होता है कोटा। क्या होता है कोटा? कोटा मतलब ठीक है आपको गाड़ियां खरीदनी है लेकिन सिर्फ 50 गाड़ी आएंगी आपके देश से हमारे देश में, इस तरह की बात। कोटा मतलब संख्या निश्चित कर दी। दूसरा होता है टैरिफ, है ना। क्या होता है? टैरिफ, इंग्लिश में बोलते हैं उसको टैरिफ। ऐसा समझ लो एक तरह का कर है कि आप दे रहे हो, जैसे यहां पर ये कर है कि 300% का हम कर लगाएंगे, तो ऐसे ही भारत भी बहुत ज्यादा कर लगाता था। तो इन्होंने बोला कि आप कर जो है वो कम करो, जो बाहर से सामान आ रहा है वैश्वीकरण करो, अपने देश को खोल दो। बंद करके जो रखा हुआ है ना, जो सारे दरवाजे बना रखे हैं वो दरवाजे खोलो, लोगों को आने दो। उनके ऊपर इस तरह के जो आप टैक्सेस लगा रहे हो, कर लगा रहे हो, वो मत लगाओ और कोटा हटाना शुरू करो। और साथ में आप भी अपने यहां से सामान जो बाहर भेज रहे हो उस पर एक होता था, हम लोग निर्यात कर लगाते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी। बताइए हमारे देश का इंसान बाहर कुछ बेचना चाह रहा है, उस पर भी हम लोग निर्यात कर लगा करके बैठे हुए थे। तो बोला गया कि आप ये बंद कर दो, कम कर दो, उसको हम लोगों ने बोल दिया वैश्वीकरण। तो तीनों का आपको अर्थ थोड़ा समझ में आ रहा है। उदारीकरण क्या है कि आपने जो उनको बांध करके रखा हुआ है वो थोड़ा सा छोड़ दो। निजीकरण, ज्यादातर चीजें निजी सेक्टर, निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनको बनाने के लिए आप छोड़ दो। फिर वैश्वीकरण के अपने देश के दरवाजे बाहर की दुनिया के लिए खोल दो। ये 3 चीजें उन्होंने शर्त रखी और भारत ने बोला कि हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम मानना भी चाह रहे थे, अर्थशास्त्री भी बहुत सारे ऐसा बोल रहे थे। और फिर इन तीनों ही तरह की चीजों को मानने के लिए हमने जो कुछ भी काम किया उनको 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? 2। पहले होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन। आप सबके घर में स्टेबलाइजर होता है ना, वोल्टेज कम ज्यादा होता है ना। तो स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो स्थायित्व तो लेकर के आ रहा है। स्थायित्व मतलब बहुत डोल मोल हो रही है चीजें वैसी ना रहे, स्थायित्व तो रहे, है ना। एक मैंने मूवी देखी थी बहुत पहले, याद नहीं आ रही, उसमें बस इतनी ज्यादा हिलती डुलती थी कि लोग एकदम से बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी। तो एक स्थायी चीज रहे। उस समय क्या हो गया था यार कि हमारे देश को इतना ज्यादा खतरा पड़ रहा था कि हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो उस समय की स्थितियां, उनको कैसे स्थायित्व दिया जाए, तो स्थायित्वकारी जो भी मेजर्स थे, मेजर्स मतलब इस तरह के काम किए गए कि चीजें स्थायी हो जाएं, चीजें में जो इतनी ऊपर नीचे जो जा रहा है वैसा ना हो। तो ये थी शॉर्ट टर्म के लिए, कैसे? थोड़े समय के लिए, कि अभी अभी की बात है, अभी अभी हम चीजें ऐसा कर लेते हैं। दूसरे होते स्ट्रक्चरल मेजर्स। क्या होते हैं स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है यार? स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या आता है? संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक कि अभी तक तो चलो, अभी हमने तुरंत का तुरंत संभाल लिया, किससे? स्थायित्वकारी चीजों से। और पूरे देश में ये समस्या बनी क्यों है?
और उसको छोड़ने के लिए हम लोगों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। उदारीकरण करने में समय लगेगा, निजीकरण करने में समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज तक सब कुछ सरकार बना रही थी और अगले ही दिन से आपने बोल दिया कि नहीं प्राइवेट कंपनीज बनाएंगे। अब प्राइवेट कंपनी कहां से बनाएगी भाई, उसको पहले आना तो पड़ेगा, समय लगेगा ना उस चीज में। वैश्वीकरण में ऐसा तो है नहीं कि आज तक आप कह रहे थे नहीं हम इतना टैक्स लेना, आपने अचानक से एक दिन से सारा टैक्स खत्म कर दिया, ऐसे नहीं होता है। तो ये सारी चीजें थी स्ट्रक्चरल चेंजेस, कैसे थे, संरचनात्मक परिवर्तन, और इनको करने के लिए हमने बोला कि ये हम लंबे समय में करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि उदारीकरण में हम लोगों ने क्या किया, निजीकरण में क्या किया, फिर वैश्वीकरण में क्या किया, और इनका क्या परिणाम हुआ हमारे देश पर। क्या सब कुछ अच्छा हुआ या क्या क्या अच्छा हुआ, कुछ ऐसे भी कमी थी जो हम लोगों ने सोची थी और वो नहीं दूर हो पाई। ये सारी हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।